नमस्कार दोस्तों, कई बार आपसी दुश्मनी के चलते लोग बाग काफ़ी बड़े कदम उठा लेते हैं और कई बार तो ये भी देखा गया है कि आपसी दुश्मनी के चक्कर में ही कई बार लोग इंसान की जान तक ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल कई बार ये भी सुना गया है कि आपसी दुश्मनी के चलते लोग बाग जादू टोना या फिर भूत प्रेत जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं लोगों की ज़िंदगी नर्क बनाने के लिए। क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ दिव्या के साथ में। आज की कहानी मुझे भेजी है ललित ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ ललित की कहानी मेरी ज़ुबानी। ये बात है साल 2017 की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिव्या और मेरे बीच में क्या है। दरअसल दिव्या और मैं 11th क्लास में थे जब मिले थे और तब से लेके अब तक दिव्या और मैं दोनों साथ में हैं। हम दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा है, हमेशा से दोनों साथ रहे हैं। हमारे बीच में अनबन कभी कभार हो जाती है, लेकिन आज तक कभी इतना बड़ा फैसला दोनों में से किसी ने नहीं लिया कि हम दोनों को कभी ये रिश्ता ख़त्म करना पड़े। हमारे दोनों के परिवार वालों को भी पता था कि हम दोनों साथ में हैं। तो दोस्तों, साल 2017 में उस समय हम दोनों के कॉलेज का 2nd ईयर चल रहा था। कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। फरवरी का महीना लगा ही था कि उस महीने में दिव्या का जन्मदिन आता था। अब जन्मदिन था तो मुझे उसके लिए कोई गिफ्ट, कोई तोहफा तो लेना था। तो मैं सोच रहा था कि आखिरकार मैं दिव्या के लिए इस साल उसके जन्मदिन पे उसको क्या दे सकता हूँ। क्योंकि अभी जितने भी जन्मदिन निकले थे उस पर मैंने उसको काफ़ी सारी चीज़ें दी थी, लेकिन इस बार मैं उसे कुछ अलग हटके देना चाहता था। तो वही बैठा सोच रहा था कि क्या दूँ। कि तभी दोस्तों, मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ कॉलेज में ही मेरी क्लास में पढ़ता था, जिसका नाम रोहन था, वो आया और मेरे बगल में आके बैठ गया। मुझसे पूछने लगा कि क्या परेशानी है। दोस्तों, रोहन के बारे में बता दूं तो रोहन एक वो लड़का था जिसकी थोड़े समय पहले दिव्या से लड़ाई हो गई थी, जिसके चलते वो दिव्या को पसंद नहीं करता था। तो रोहन मेरे बगल में आके बैठा और उसने मुझसे पूछा कि क्या परेशानी है। मैंने उसे बताया कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। उसने पूछा कि बात क्या है वो तो बता। मैंने बोला कि यार दिव्या का जन्मदिन आ रहा है, तो मैं उसको इस बार जन्मदिन पे ऐसा क्या दूं जो सबसे अलग हटकर हो, जो उसे देखे तो वो खुश हो जाए। तो वो भी सोचने लगा, पर कुछ देर बाद उसने बोला कि तूने अभी तक उसे कोई अंगूठी गिफ्ट करी है। मैंने कहा नहीं, अभी तक तो उसको कोई अंगूठी नहीं दी। तो उसने मुझसे बोला कि इस बार उसको तू एक अंगूठी गिफ्ट कर। मैंने कहा यार मैं कर तो दूं, लेकिन अभी मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं कि मैं उसको अंगूठी गिफ्ट कर पाऊँ। तो तभी उसने बोला रोहन ने कि तू उस चीज़ की टेंशन मत ले। दरअसल मेरे एक रिश्तेदारी में अंकल हैं, वो सुनार हैं, तो मैं उनसे बात करूँगा, वो तेरे लिए अंगूठी बना देंगे और वो पैसे भी कम लेंगे, तो उस चीज़ की चिंता मत कर। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है यार, तू पूछ कर बता कैसे क्या है। तो ठीक उसी शाम को उसका फ़ोन आया रोहन का और उसने बताया कि भाई इतने रुपए में वो अंगूठी बन जाएगी। तो मैंने कहा कि हाँ इतने में तो मैं बनवा सकता हूँ। तो मैंने उसे बोल दिया कि तू वो अंगूठी बनवा लियो। उस दिन के करीब 3 से 4 दिन बाद वो अंगूठी बनकर भी आ गई। और यकीन करें दोस्तों, जब रोहन ने वो मुझे अंगूठी दी और मैंने वो खोल के देखी तो वो अंगूठी सच में बहुत खूबसूरत थी, बहुत चमक रही थी, जिसे देखकर मेरा ही दिल आ गया। तो मैं मन ही मन में सोचने लगा कि जब ये दिव्या देखेगी तो उसे तो बिल्कुल पसंद आएगी। तो बस उस दिन से मुझे 22 फरवरी का इंतज़ार था, जिस दिन दिव्या का जन्मदिन था। मैं एक एक दिन काट रहा था कि बस उसका जन्मदिन जल्दी से जल्दी आए ताकि मैं उसको ये गिफ्ट दे सकूं। और आखिरकार 22 फरवरी आया भी। शाम को उसके घर पे बर्थडे की पार्टी थी। मैं उसके घर पे गया था। पार्टी वगैरह होने के बाद मैंने उसको वो गिफ्ट दिया। उसने मेरे सामने खोला और देखा तो वो थोड़ी चौंक गई। वो चौंकी इसलिए थी क्योंकि ये उसकी नज़रों में काफ़ी महंगा तोहफ़ा था और वो मुझसे बाद में बोल भी रही थी कि ये इतना महंगा तोहफ़ा लेने की क्या ज़रूरत है। मैंने उससे बोला कि तुम चुप रहो और ये रख लो, ये तुम्हारे लिए है। लेकिन वो बार बार मना कर रही थी कि नहीं ये बहुत महंगा है।
तो मैंने वो अंगूठी निकाली और उसके हाथ में पहना दी। उसके बाद वो खुश थी, उसके चेहरे पे जो मुस्कान थी वो अलग दिख रही थी। ये चीज़ देखने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि आखिरकार उसका जन्मदिन था और मेरे दिए हुए तोहफे से वो खुश थी, तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या बात थी। रात को मैं अपने घर आ गया था। जब घर पहुंचा उसके थोड़ी देर बाद मैंने दिव्या को मैसेज किया, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया। मुझे लगा कि शायद अपने परिवार के साथ बिज़ी होगी, तो उसके बाद फिर मैंने उसे मैसेज नहीं किया। लेकिन सोने से पहले एक बार मैंने उसे कॉल की, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने सोचा कि छोड़, कल बात करेंगे, आज उसका जन्मदिन था, क्या पता लोग बैठ के बात वगैरह कर रहे हों, वो बिज़ी होगी कहीं, कल वो उस कॉलेज आएगी तो वहीं बात करते हैं। तो फिर उसके बाद मैं सोने चला गया। अगले दिन मैं सुबह उठा, अपना फ्रेश वगैरह हुआ और दिव्या को एक मैसेज डाला, लेकिन दिव्या का इस मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं सोच में पड़ गया कि यार क्या हुआ, अभी तक ये बात क्यों नहीं कर रही है मुझसे। मैंने उसको फिर बाद में कॉल भी करी, लेकिन कॉल नहीं उठाई है। फिर मैं कॉलेज के लिए वहाँ से निकल पड़ा कि कॉलेज तो आएगी, कॉलेज में बात कर लूँगा। मैं कॉलेज में बैठा, लेक्चर स्टार्ट हो गया, लेकिन उस दिन दिव्या नहीं आई। मुझे समझ नहीं आया कि आखिरकार ये आई क्यों नहीं, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि दिव्या कॉलेज नहीं आई और उसने मुझे नहीं बताया। क्योंकि जब भी वो नहीं आती थी तो वो मुझे बता देती थी, इन्फॉर्म कर देती थी कि मैं आज नहीं आऊँगी। तो मैंने उसकी सहेलियों से, उसकी जो फ्रेंड्स थी, उनसे पूछा कि तुम्हें पता है कि आज दिव्या क्यों नहीं आई? तो किसी को कुछ नहीं पता था। वो कह रही हमारी उससे कल से बात ही नहीं हुई। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब थोड़ी मेरे अंदर चिंता होने लगी कि आखिरकार बात क्या है। तो फिर मैं कॉलेज से छुट्टी होने के बाद घर गया, तो मैंने फिर से एक बार कॉल मिलाने की कोशिश करी, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। तो उसके बाद फिर मैं दिव्या के घर गया देखने की आखिरकार बात क्या है। तो जब मैं पहुंचा दिव्या के घर, तो मैंने गेट खटखटाया, तो उसकी छोटी बहन ने गेट खोला। मैंने उससे पूछा कि दिव्या घर पे है? तो उसने बोला कि दिव्या हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं ये सुनकर चौंक गया। मैंने उससे पूछा कि क्यों, क्या हुआ? उसने बोला कि कल रात को न जाने एकदम से उसको खांसी उठी और फिर वो भागती भागती वॉशरूम में गई और वहाँ जाके उल्टी करने लगी। और जब उल्टी करी तो उल्टी में खून आ रहा था, जिसे देख मम्मी पापा दोनों घबरा गए और उसे उसी वक्त हॉस्पिटल में लेकर गए। तो वो तब से हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने उससे पूछा कि अब वो कैसी है, कुछ खबर? तो उसने बताया कि हाँ, थोड़ी देर पहले पापा से बात हुई थी, तब तो बता रहे थे कि वो ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि तू मुझे एड्रेस बता, वो कहाँ पर है? तो उसने बताया कि वो दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ठीक है, मैं वहाँ से घर के लिए निकल पड़ा। लेकिन मैं उससे मिलना चाहता था, देखना चाहता था कि आखिरकार उसकी तबीयत कैसे है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कल मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा और कल मैं दिव्या से मिलने हॉस्पिटल में जाऊँगा। तो ठीक वैसा ही किया। सुबह उठा, अपना नाश्ता वगैरह करके दिव्या से मिलने के लिए दिल्ली निकल पड़ा। मैं वहाँ पहुँचा तो अंकल आंटी दोनों वहाँ थे। दिव्या सो रही थी। मैं अंकल के पास गया और मैंने पूछा कि अब ये ठीक है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, अब तो ठीक है, आज शाम को उसको डिस्चार्ज भी कर देंगे। तो मैंने पूछा कि क्या हो गया था? तो उन्होंने बताया कि इसको स्टमक इन्फेक्शन हो गया था, पेट में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके चलते इसको खून की उल्टी हो रही थी। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अब घबराने की बात नहीं है, शाम को इसको घर के लिए वो छोड़ देंगे। अब वो सो रही थी तो मैं उससे क्या ही बात करता, मैं उसको परेशान नहीं करना चाहता था। वो बस आराम कर रही है तो करे, बाद में तो बात हो ही जाएगी। थोड़ी बहुत आंटी से बातें करी और उसके बाद फिर मैं घर के लिए निकल पड़ा। दोपहर को मैं घर आ गया था। उसके बाद शाम हो गई थी। मुझे लग रहा था कि अब तक वो आ गई होगी, लेकिन मैंने उस समय उसको फ़ोन नहीं किया। मैंने सोचा कि वो शायद अभी तो आई है, अभी उसको क्या परेशान करूं, रात में एक बार उससे बात कर लूँगा फ़ोन पे। तो ठीक ऐसे ही 9 बजे के बाद जब मैंने खाना खा लिया तो मैंने उसको फ़ोन मिलाया, तो फ़ोन उठाया, लेकिन फ़ोन इस बार उसकी छोटी बहन ने उठाया। और जब उसने फ़ोन उठाया और मैंने बोला हेलो, तो वहाँ से उसकी बहन की रोने की आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनने के बाद मैं थोड़ा सहम गया। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो उसने बोला कि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। मैंने पूछा कि क्या हुआ? उसने बोला कि पता नहीं क्या एकदम से दिव्या का दिमाग क्या घूमा
मैंने पूछा कि हुआ क्या, सच सच बताओ। उसने बोला कि पापा कैंची से कुछ कर रहे थे और वो कैंची उनके बगल में पड़ी थी। दिव्या अचानक से आई और उसने वो कैंची उठाई और कान के नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे ईयरिंग्स पहनी जाती हैं, कुंडल पहने जाते हैं, झुमके वगैरह, वो वाला हिस्सा उसने कैंची से अपने कान का काट लिया और वो हिस्सा पूरा अलग कट के नीचे पड़ा था। कान से खून ही खून बह रहा था। घर वाले सब डर गए कि आखिरकार ये लड़की ने किया क्या है। और उसके बाद उसने बताया कि वो करने के बाद भी उसको दर्द नहीं हो रहा था, वो हंस रही थी। ये चीज़ें देखकर सब डर गए। तो मैंने पूछा कि अब कैसी है वो। उसने बोला कि अभी तो सो रही है, पापा उसको पट्टी करवा के लाए हैं। उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया। लेकिन दोस्तों, मैं इस चीज़ के बाद थोड़ा सहम गया था और सोच में पड़ गया था कि आखिरकार दिव्या को ये हो क्या गया है, ऐसी हरकतें दिव्या क्यों कर रही है। एकदम से सब कुछ बदल गया। मैं उससे मिलना चाहता था, बात करना चाहता था, जानना चाहता था कि आखिरकार उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगले दिन मैं कॉलेज गया, लेकिन कॉलेज में मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं बस चुपचाप अपनी सीट पर बैठा हुआ था। दोस्त वगैरह आ रहे थे पूछने बार बार कि क्या हुआ। मैंने उनको बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो जिसके चलते सब यही कह के जा रहे थे कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। बाद में रोहन भी आया। वो भी मुझसे पूछने लगा कि क्या हुआ, तू उदास है। मैंने बोला कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। उसने भी मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला कि टेंशन मत ले भाई, सब ठीक हो जाएगा। और वो भी चला गया। पूरे टाइम बस मैं दिव्या के बारे में सोच रहा था कि आखिरकार अब वो ठीक होगी या नहीं। तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ से कॉलेज से छूटते ही सीधा दिव्या के घर जाऊँगा, एक बार उसे देख लूँ कि वो कैसी है कैसी नहीं। तो ठीक जैसी कॉलेज मेरा छूटा तो मैं वहाँ से सीधा दिव्या के घर के लिए निकल पड़ा। मैं दिव्या के घर पे पहुँचा तो मैंने देखा कि गेट खुला हुआ था और अंदर से काफ़ी सारे लोगों की चिल्लाने की, ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आ रही थी। मैं इस चीज़ को देखकर घबरा गया। मैंने अपना बैग उतार के बाहर रखा और मैं अंदर की तरफ गया देखने। तो दोस्तों, जब मैंने अंदर देखा तो बेड के ऊपर दिव्या लेटी हुई थी और उसको चारों तरफ से कम 3 से 4 लोगों ने उसके हाथ और पैरों को पकड़ा हुआ था। लेकिन दोस्तों, इतने लोगों को पकड़ने के बाद भी दिव्या किसी के काबू में नहीं आ रही थी। वो अपने हाथ पैर बहुत ज़ोर ज़ोर से चला रही थी। इसे देखकर मैं घबरा गया और मैं भी भाग गया उन लोगों की मदद करने के लिए। मैंने दिव्या का पैर पकड़ा और उसको बुलाने लगा उसके नाम से कि शायद वो मेरी बात सुने, मेरी आवाज़ सुने। लेकिन नहीं, वो तो ना जाने उस दिन उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि इतने सारे लोगों को पकड़ने के बाद भी वो अपने हाथ पैर हिला पा रही थी। बहुत देर तक हम लोग उसको पकड़ के रहे। थोड़ी देर बाद खुद ही वो शांत सी हो गई और जब जैसी वो शांत हुई तो उसके पापा ने उसके हाथ और पैर दोनों रस्सी से बांध दिए। लेकिन दोस्तों, मेरे को याद है जब वो अपने हाथ पैर ज़ोर से चला रही थी तो वो कुछ बोल रही थी, उसके मुंह से कुछ आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो आवाज़ कोई साधारण आवाज़ नहीं थी जैसी दिव्या बोलती है, वैसी आवाज़ नहीं थी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे 2 आवाज़ें मिलकर निकल रही हों, जैसे एक खुद दिव्या की आवाज़ और उसके साथ साथ एक भारी आवाज़ भी। 2 आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जब दिव्या शांत हो गई और उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए तो सब लोग के पास से हट गए। मैंने देखा कि दिव्या की मम्मी बैठी रो रही थी। उनकी आंख से आंसू निकल रहे थे और मुंह से सिर्फ यही चीज़ निकल रही थी कि ये मेरी लड़की नहीं है, ये मेरी औलाद नहीं है। और दूसरी तरफ दिव्या के पापा अपना सर पकड़े ज़मीन पे बैठे हुए थे। घर की हालत सच में बहुत ख़राब थी। ये सब चीज़ें देखकर तो मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार क्या हो रहा है ये। तो भी मैंने दिव्या की बहन को बुलाया और पूछा कि ये क्या है, इसे क्या हुआ। तो उसने बताया कि ये सुबह से इस तरीके की हरकतें कर रही है। हम लोग इसको बहुत मुश्किल से संभाल पा रहे हैं। हमें लगा कि शायद पहले इससे कोई दौरा वगैरह पड़ रहा है, लेकिन नहीं, ये कुछ अजीब ही आवाज़ में बात करती है। हम सब बहुत डर गए हैं। तो मैंने कहा फिर इसे दिखाया क्यों नहीं डॉक्टर को। उसने बोला कि पापा ने एम्बुलेंस को बुलाया है, वो किसी भी वक्त आ सकती है, तब इसे लेकर जाएंगे।
और दोस्तों मैं थोड़ी देर बैठा रहा, फिर एम्बुलेंस आई और दिव्या को रस्सी से बंधे हुए हाथ पैर के साथ ही एम्बुलेंस हॉस्पिटल के लिए लेके निकल गई। साथ में दिव्या के पापा और दिव्या के अंकल दोनों गए। आंटी घर पे ही थी। आंटी बहुत रो रही थी। मैं उनके पास गया। मैंने कहा आंटी आप फ़िक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बार बार वो एक चीज़ बोल रही थी कि ये मेरी दिव्या नहीं है, ये कोई और है, क्योंकि मेरी दिव्या ऐसी हरकतें नहीं कर सकती। बड़ी ही अजीब सिचुएशन हो चुकी थी उस समय की। न जाने उसको ऐसा क्या हो रहा था। थोड़े समय बाद मैं भी घर के लिए निकल गया। पूरे टाइम दिमाग में यही बात चलती रही। घर पहुंचा, मम्मी को भी मैंने बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात हो रही है। तो मेरी मम्मी ने भी बोला कि बेटा हो सकता है कि कोई ऊपरी चक्कर तो नहीं है, कोई भूत प्रेत की बाधा तो नहीं हो गई उसके ऊपर, क्योंकि दरअसल चीज़ें इंसान तभी ऐसी करता है जब ऐसी बाधाएं उसके ऊपर आ जाती हैं। इस बात को सुनने के बाद मैं भी सोच में पड़ गया कि आखिरकार यही तो बात नहीं। उस दिन खाना खाने का मन नहीं था, तो अपने कमरे में बैठा हुआ था मैं, बस अपना मुंह ऊपर करे सोच रहा था कि अब वो कैसी होगी, अब उसकी तबीयत ठीक होगी भी या नहीं। कि दोस्तों तभी मेरा फ़ोन बजा। मैंने देखा तो वो मेरे एक दोस्त का फ़ोन था। रात के 11:15 हो रहे थे। उसने सबसे पहले पूछा कि तू कैसा है। मैंने बताया मैं ठीक हूँ। उसने फिर पूछा कि दिव्या की तबीयत कैसी है। मैंने बोला कि यार उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं। तब उसने बोला कि भाई देख, मैं कुछ बात बताने जा रहा हूँ, तू बड़ा ध्यान से सुनियो। मैंने बोला कि क्या हुआ बता। उसने बोला कि भाई देख, शायद मुझे थोड़ी देर हो गई है बात बताने में, लेकिन ये जो भी बात है, ये बात शायद दिव्या की जान बचा सकती है। जब उसने दिव्या का नाम लिया तो मेरे कान खुल गए। मैंने बोला कि जो बात है जल्दी बता मुझे, क्या बात है। उसने बोला कि भाई मैं परसों रोहन के साथ बैठा था जिस दिन तू कॉलेज नहीं आया था, तो वहाँ पर हंसी मजाक चल रहा था। मैं रोहन के पास गया पूछने की रोहन भाई आज इतना खुश कैसे। तो बोला कि भाई खुश होने की तो वजह ही है। तो मैंने उससे पूछा कि आखिरकार बात क्या है, मुझे भी तो बता। लेकिन उसने बस इतने बोला कि भाई मेरी दी हुई अंगूठी अपना काम कर गई, और हंसता हुआ वो वहाँ से निकल गया। मुझे उस समय तो समझ में नहीं आया कि आखिरकार वो किस अंगूठी की बात कर रहा है। लेकिन जब बाद में मैंने सोचा तो मुझे याद आया कि उसने एक अंगूठी तुझे भी तो दी थी जो तूने दिव्या को गिफ्ट करी थी, और उसने ये भी बताया कि जब से वो तूने अंगूठी दिव्या को दी है तब से दिव्या की तबीयत ख़राब है। उसी रात से तूने बताया था कि उसको खून की उल्टी हो रही है, और उसके बाद से ये सब। उसने बोला कि भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे उस अंगूठी में कुछ गलत है। दोस्तों ये सब बातें सुन के मेरा दिमाग फट रहा था कि आखिरकार ये सब चीज़ें सच हैं। अगर ये हैं तो रोहन ने ऐसा क्यों किया। उसने मुझसे यही बोला मेरे दोस्त ने कि तू भाई एक काम कर और जल्दी से जल्दी जाकर दिव्या के हाथ से वो अंगूठी निकाल दे, क्या पता उसके निकलने के बाद से दिव्या की सेहत ठीक हो जाए। मैंने कहा कि ठीक है मैं यही करता हूँ, क्योंकि इस समय दिव्या की सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। रोहन से तो मैं बाद में भी बात कर लेता। जिसके बाद मैं तुरंत उसी टाइम निकला अपनी गाड़ी लेकर दिव्या के घर पे। मैं पहुँचा, वहाँ पे उसकी मम्मी थी। मैंने उसकी मम्मी को जाकर बताया कि आंटी जो दिव्या के हाथ में अंगूठी है उसको निकलवाने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि हो ना हो उसी अंगूठी के चलते ये सब चीज़ें हो रही हैं। आंटी ने मेरी बात सुनी और उन्होंने बोला कि ठीक है हम हॉस्पिटल चलते हैं, और आंटी और मैं दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। हम पहुँचे तो दिव्या बेड पे लेटी हुई थी। वहाँ पे अंकल और दिव्या के अंकल दोनों थे। हमने उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है अंगूठी निकाल लो। दोस्तों दिव्या उस समय सो रही थी, शरीर एकदम ढीला था, लेकिन जैसी ही हम लोग उस अंगूठी को निकालने लगे तो उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसने अपनी आंखें खोली तो उस सब लोगों को घूर घूर के देख रही थी। और यकीन करें दोस्तों, वो उसने मुट्ठी इतनी ज़ोर से बंद करी थी कि हम 3 लोग भी मिलकर उसकी मुट्ठी नहीं खोल पा रहे थे। इतनी जान उसके अंदर आ गई थी। लेकिन बड़ी ही मुश्किल के बाद हमने उसकी मुट्ठी किसी तरह खोली और उसकी अंगूठी निकालने लगे। लेकिन दोस्तों जैसी ही उसकी आधी अंगूठी निकली उंगली से, तो उसने कुछ ऐसा बोला जिसने सबको डरा दिया। उस वक्त दिव्या ने एक
लड़के की आवाज़ में बोला कि अगर ये अंगूठी निकल गई तो ये लड़की मर जाएगी। ये बात सुनने के बाद दिव्या की मम्मी डर गई। वो कहने लगी कि मत निकालो मत निकालो। मैंने कहा आंटी अगर इसके हाथ में रही तो इसकी ज़िंदगी और ख़तरे में है, इस अंगूठी को निकालिए आप। वो अंगूठी हमने किसी तरह निकाली और दोस्तों यकीन करें वो अंगूठी निकलने के बाद ही एकदम से दिव्या पूरी तरीके से बेहोश हो गई। वो बेड पे एकदम से गिर गई। डॉक्टर तुरंत आया और उसे वो देखने लगी कि आखिरकार बात क्या है। और तभी हम लोगों ने वो अंगूठी एक अलग सा जो हमने बैग लेकर आए थे उसमें डाली और उसे लेकर वहाँ से निकल पड़े। मैंने आंटी से बोला कि आंटी अगर आपकी नज़र में कोई पंडित वगैरह हो तो आप उसे ये अंगूठी ज़रूर दिखाइए। तो उन्होंने बोला कि सुबह हम इसे लेकर चलते हैं। उस रात मैं दिव्या के घर रुका। सुबह होते ही मैं और आंटी एक पंडित जी के पास निकल पड़े। वहाँ पहुँचे तो उन्हें ये अंगूठी दिखाई और बताया कि ऐसी ऐसी बातें हुई हैं जब से उसने अंगूठी पहनी है। दोस्तों अंगूठी छूने में एकदम नॉर्मल थी जैसे आम अंगूठियाँ होती हैं, लेकिन उन पंडित जी ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर हम समझ गए थे कि सारा दोष इस अंगूठी का है। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं बोलूँगा नहीं, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा कि ये अंगूठी असल में कितनी हानिकारक है। दोस्तों उन्होंने एक लोटे में पानी लिया और उसमें एक ढक्कन गंगा जल डाल दिया और उन्होंने हमसे वो अंगूठी मांगी और वो अंगूठी उस लोटे के अंदर डाल दी। और यकीन करें दोस्तों हमारी आंखों के सामने उस लोटे का पानी उबलने लगा, उसमें से धुआं निकलने लगा उस अंगूठी के गिरते ही। और ये सब देखने के बाद पंडित जी बोले इन चीज़ों से पता लगाया जा सकता था कि इस अंगूठी के अंदर कितनी गलत शक्तियाँ थीं। उन्होंने हमें बाद में बताया कि ये अंगूठी जिस किसी ने भी दी है वो नेक इरादे से नहीं दी थी। दरअसल ये अंगूठी किसी शैतान के ऊपर पड़कर दी गई थी और ये जिस किसी के भी हाथ में रहती उसकी ज़िंदगी लगभग नर्क थी, बिल्कुल तबाह हो जाती अगर ये कुछ समय और उस लड़की के हाथ में रहती तो। लेकिन सही टाइम पे हमें उसके बारे में पता चला और वो अंगूठी हमने निकाल दी। ये बात सुनने के बाद हम दोनों को बड़ा ही सुकून मिला, आंटी और मुझे। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि ये अंगूठी हमें कुछ इस तरीके से ठिकाने लगानी है ताकि किसी और के हाथ ना लग पाए। तो उन्होंने बोला कि इसको किसी इस जगह पे ले जाकर या तो गाड़ दो या तो किसी पानी में बहा दो ताकि ये किसी और इंसान के हाथ में ना लगे, क्योंकि इस अंगूठी को नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर ये किसी और के हाथ में लग गई तो उसकी जीवन भी खराब कर देगी। तो मैंने आंटी से बोला कि आंटी मैं यमुना यहाँ पे पढ़ती है, मैं वहाँ पे जाकर इसको फेंक दूँगा। तो मैं वो अंगूठी लेकर गया। वो पुड़िया में बंद थी लाल रंग की और उसको मैं लेकर गया नदी के पास और मैंने वहाँ पर ज़ोर से वो अंगूठी फेंक दी। उसके बाद मैं वापस आंटी के पास आ गया और उनको लेकर वापस से हॉस्पिटल गया। जब हॉस्पिटल में वापस गए हम दोनों तो दिव्या अपने होश में थी। वो बेड पे बैठी हुई थी, अपने पापा से कुछ बातें कर रही थी, लेकिन उसने जैसे ही अपनी मम्मी को देखा तो उसकी आंख में आंसू आ गए। आंटी भी रोने लगी और जाकर उन्होंने दिव्या को गले लगा लिया। लेकिन जब दिव्या ने मुझे देखा तो उसके मुंह पे अलग सी मुस्कान आ गई और मैं भी उसे देखकर बहुत खुश था। मैंने उससे वहाँ पे बैठकर बातें करी और मैंने उससे बोला कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब सब ठीक है। लेकिन वो मुझसे पूछने लगी कि मेरी अंगूठी कहाँ गई, वो अंगूठी कहाँ गई जो तुमने दी थी। मैंने कहा उसे भूल जाओ, लेकिन वो बार बार ज़िद करती रही पूछने की। मैंने कहा पहले घर तो चलो, फिर मैं बताता हूँ कि आखिरकार बात क्या थी। शाम को मैं और आंटी दोनों घर आ गए थे। आंटी को मैंने घर छोड़ दिया था और मैं अपने घर निकल गया था। लेकिन मैं रोहन से बात करना चाहता था कि आखिरकार उसने ऐसा किया क्यों। तो अगले दिन सुबह मैं रोहन के घर गया। मैंने उससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया। तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला कि तुझे याद है ना कि उसने मेरी बेइज्जती करी थी पूरे क्लास के सामने, तो मैं अपना बदला क्यों नहीं लेता। तो मैंने उससे बोला ये तेरा बदला लेने का तरीका था कि किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी तू बर्बाद करने वाला था। उसने बोला कि भाई मैं ऐसी ही बदले लेता हूँ। ये बात सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और दोस्तों मेरी उससे हाथापाई हो गई। लेकिन उसके घर वाले बीच में आ गए, जिसके चलते हम दोनों अलग अलग हो गए। ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ी। मैं अपने घर आ गया था, लेकिन मैं रोहन को कभी माफ़ नहीं कर सकता था। दोस्तों उसके 2 से 3 दिन बाद
दिव्या घर आ गई थी। अब वो ठीक थी, अब उसके साथ कोई ऐसी घटना नहीं होती थी। बाद में दिव्या को बता दिया गया था कि हाँ उसके साथ ऐसा हुआ था। और दोस्तों वो दिन था और आज का दिन है। उसके बाद 1.5 साल तक रोहन हमारे साथ रहा, लेकिन हमारी रोहन से कभी बात नहीं हुई, क्योंकि उस इंसान को मैं कभी नहीं माफ़ कर सकता जो एक इंसान की ज़िंदगी तबाह करने पे पड़ जाए। लेकिन दोस्तों उसके बाद से दिव्या और मैं साथ रहे, हम दोनों ने कॉलेज भी साथ में किया। उसके बाद कुछ समय तक दिव्या ने मेरे साथ जॉब करी और पिछले साल 2022 में हम दोनों की शादी भी हो गई। अब सब कुछ ठीक है, लेकिन वो चीज़ अगर आज भी मुझे याद आती हैं तो मुझे आज भी बड़ा डर लगता है। दोस्तों यही थी कहानी ललित की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ और डालूँगा। मिलूँगा आप सबसे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।